आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको बोलते हैं भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक टॉपिक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या कंपोनेंट हैं, इसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, भुगतान संतुलन होता क्या है। जिस तरीके से एक कंपनी अपना एक अकाउंट बनाता है या कोई फर्म अपनी एक अकाउंट बनाता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि कितना पैसे आए और कितना उनको पेमेंट करना है, सेम उसी तरीके से एक देश के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, यानी भुगतान संतुलन बोलते हैं। छोटी सी बात आपको एक समझ में आ गई। हमने बोला कि जिस तरीके से कोई फर्म, जिस तरीके से कोई कंपनी अपना एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि कितना पैसा उनको बाहर से मिलेगा और कितना पेमेंट उनको करना है, उसी तरीके से जब हम एक देश का अन्य देशों के साथ कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना हमें पेमेंट करना है और कितना पैसा हमें वापस आएगा, उसके रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट is a systematic records of all the economic transaction of a country in a specific period of time। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक देश का जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं अन्य देशों के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो दो तीन बात इस डिफिनेशन में आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या लिखा है। हमने बोला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड है, एक अकाउंट है जहां पर यह दिखाया जाता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा जाएगा, इनफ्लो ऑफ मनी एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बेसिकली इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड है, एक अकाउंट है। शोज ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जो एक देश की जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या मतलब है यहां पर। यानी जितनी भी आर्थिक लेन देन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मींस आर्थिक लेन देन, यानी भुगतान संतुलन एक देश का अन्य देशों के साथ, अन्य देश मींस रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी अपनी कंट्री को छोड़ के दुनिया के जितने भी देशों के साथ व्यापार हो रहा है, जो लेन देन हो रही है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका रिकॉर्ड है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री का विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के देशों के साथ इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर समय में, एक वक्त में, यानी एक निश्चित अवधि में एक देश का दुनिया के देशों के साथ जो कुछ भी आर्थिक लेन देन होता है उसका एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है भुगतान संतुलन। तो आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई कि भुगतान संतुलन क्या है। एक देश का एक निश्चित समय में दुनिया के देशों के साथ जो कुछ भी लेन देन होता है उसका रिकॉर्ड है, जिसको हम भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए
systematic record of all the economic transaction of a country with the rest of the world in a specific period of time, that is balance of payment. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको समझ में आ गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट क्या हैं, जिसकी जिक्र हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी आर्थिक गतिविधि, आर्थिक लेन देन के बारे में बात की। तो कौन सी लेन देन, किसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? तो यहां पर हम जान लेते हैं कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन से कंपोनेंट हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट को BOP भी बोलते हैं। कंपोनेंट क्या क्या हैं? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिकली दो कंपोनेंट हैं। थोड़ा सा यहां रुक के अब एक बात और आप जान लीजिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मेंटेन कौन करता है, कौन पब्लिश करता है, कौन कंपाइल करता है और क्या जरूरत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कंपाइल्ड बाय द RBI सिंस 1948। 1948 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उनके रिकॉर्ड को कंपाइल करती है और पब्लिश करता है। यानी पब्लिक डोमेन में आपके पास, हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड आता है उसको कौन कंपाइल करता है? तो क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन कंपाइल करता है। हु कंपाइल द बैलेंस ऑफ पेमेंट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिंस 1948, यानी 1948 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के को कंपाइल करती है और सरकार को भी देती है और पब्लिक डोमेन में भी आता है। दूसरी बात, इसकी जरूरत क्या है, क्यों हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाते हैं? तो फिर सवाल सेम वही आएगा कि हम अपने घर का अकाउंट क्यों बनाते हैं, कंपनी अपनी अकाउंट क्यों बनाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये मालूम हमें चलता है, यानी अगर आपने घर का अकाउंट बनाया है या कंपनी की अकाउंट बनाई है तो आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी क्या लायबिलिटीज हैं, क्या आपकी एसेट्स हैं, क्या आपकी वीकनेस हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ हैं, कहां पैसे आपको खर्च करने हैं, कहां से पैसे आपको आ रहा है। सेम उसी तरीके से एक कंट्री भी अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाती है, एक अकाउंट बनाती है जिससे मालूम चलता है कि किस मद में कहां से कितना पैसा आएगा और कितना पेमेंट हमें करना होगा। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें कंपोजिशन मालूम चलता है और कंडीशन मालूम चलता है। कंपोजिशन मींस कहां कहां से कितना पैसा हमें रिसीव होगा, कहां कहां किस मद में हमें पैसा फॉरेन को देना है या आउटफ्लो ऑफ मनी होगा, और साथ ही साथ हमें यह मालूम चलेगा कि कहां पर हम वीक हैं, कहां पर हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहां पर हमारी डिपेंडेंसी है, किस क्षेत्र को हम अच्छा कर सकते हैं। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक पूरा बृहद कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो किसी देश की एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के बारे में बताती है। तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि हमारी किस चीज में इंपोर्ट ज्यादा है, कहां पर एक्सपोर्ट ज्यादा है, कहां पर हमें इंप्रूवमेंट करना है। तो इन सब चीजों को अगर आपको जानना है तो उस देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट को जानना पड़ेगा, तभी आप ये अंदाज लगा पाएंगे कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्या है। तो मैं बात कर रहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, दूसरे को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम भारत में दो अकाउंट बनाते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जो स्टैंडर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड अकाउंट बनता है, आमतौर पर दुनिया के अन्य देश फॉलो करते हैं, वहां पर 3 अकाउंट बनते हैं। जब आप गूगल करेंगे या आप बहुत सारी बुक को कंसल्ट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को, तो कहां वहां पर 3 अकाउंट मिलेगा। वहां पर मिलेगा करेंट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं चालू खाता, कैपिटल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं पूंजीगत खाता, और फाइनेंशियल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं वित्तीय खाता। तो 3 अकाउंट बनते हैं स्टैंडर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट में। भारत या कुछ अन्य देशों को छोड़ के आप देखेंगे तो 3 अकाउंट आपको देखने को मिलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट।
लेकिन हमने जो फाइनेंशियल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है भारत में एक ही साथ दिखाया जाता है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने ये बोल दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। भारत में हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पब्लिश करती है उसमें कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट यानी चालू खाता और पूंजीगत खाता दिखाया जाता है। लेकिन आमतौर पर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा अकाउंट प्रिस्क्राइब्ड है या दुनिया के ज़्यादातर देश जो फॉलो करते हैं वहाँ पर करेंट अकाउंट चालू खाता, कैपिटल अकाउंट पूंजीगत खाता और तीसरा फाइनेंशियल अकाउंट वित्तीय खाता अलग से दिखाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि फाइनेंशियल अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में ही भारत में दिखाते हैं। तो इतनी बात रही। अब मैं बात कर रहा था करेंट अकाउंट का। करेंट अकाउंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो करेंट अकाउंट के मुख्य रूप से पहला अकाउंट है विजिबल आइटम, सेकेंड इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर। करेंट अकाउंट के कंपोनेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। करेंट अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? जो चालू खाता है उसमें मुख्य रूप से 4 आइटम को हम लेते हैं। अगले लेक्चर में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनाएंगे, उसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहां सिर्फ हम कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे और इनफ्लो और आउटफ्लो से क्या मतलब, किसको हम क्रेडिट साइड में रखेंगे और किसको हम डेबिट साइड में रखेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने बोला था करेंट अकाउंट में यानी चालू खाते में 3 मुख्य रूप से आइटम्स को हम लेते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, जिसको हम बोलते हैं दृश्य मदों का आयात व निर्यात। चालू खाते में सबसे पहले हम किसको लेते हैं? दृश्य मदों के आयात और निर्यात यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। इसका क्या मतलब है? जो टेंजिबल आइटम है, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी वस्तुओं का अगर हम निर्यात करते हैं तो वो होगा इनफ्लो ऑफ मनी, यानी विदेशों से हमें पैसा प्राप्त होगा, उसको हम अपने अकाउंट में जब बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में रखते हैं। एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स विजिबल आइटम, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम मीन्स दृश्य वस्तुओं का आयात। जब हम विदेशों से सामान को आयात करेंगे, और विदेश जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब यहां पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है, तो बाहर से जब हम सामान मंगाएंगे तो हमें उसके बदले पेमेंट करना होगा। दैट विल बी आउटफ्लो ऑफ मनी, पैसे का प्रवाह बाहर की तरफ होगा, जिसको हम क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में रखेंगे। तो 2 बातें याद रखनी है आपको। व्हेन मनी कम्स वी हैव टू कीप इन क्रेडिट साइड, व्हेन मनी गोज आउट, जब पैसा बाहर जाएगा तो उसको हम रखेंगे डेबिट साइड में। यानी पैसा जब आपको फॉरेन से मिलेगा क्रेडिट साइड, जिस भी ट्रांजैक्शन के बदले पैसा हमें बाहर पेमेंट करना पड़ेगा उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में। तो मैंने पहले बताया कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, यानी चालू खाते का जो पहला आइटम है वो है विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी दृश्य मदों का आयात व निर्यात। और दृश्य मदों के आयात और निर्यात के अंतर को ही हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। इसको हम बोलते हैं व्यापार संतुलन। तो कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज a comprehensive document in which we show all type of economic transaction of a country in a accounting year with rest of the world। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक देश का जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है एक निश्चित समय अवधि में उसका रिकॉर्ड है। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन क्या है? इट इज ए जस्ट
difference between export and import of visible item. It is a part of current account and it is a very narrow concept. यानी जो व्यापार संतुलन है वह सिर्फ दृश्य मदों के आयात व निर्यात के अंतर को बताता है, जो चालू खाते का एक घटक है। इसका मतलब यह हुआ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए नैरो कंसेप्ट, एक संकुचित अवधारणा है जिसमें सिर्फ दृश्य मदों के आयात व निर्यात को शामिल करते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम हर तरह के ट्रांजैक्शन को, लेन देन को शामिल करते हैं। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि करंट अकाउंट में जो दृश्य मदों के आयात व निर्यात के अंतर को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, यानी व्यापार संतुलन बोलते हैं। दूसरा है इनविजिबल आइटम, अदृश्य मदें क्या हैं? अदृश्य मदें यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, दृश्य मदों का आयात व निर्यात। अदृश्य मदों का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, यानी अदृश्य मदों का आयात व निर्यात। हमने क्या आयात किया, क्या निर्यात किया, लेकिन किस चीज का? अदृश्य मदों का, जो दिखाई ना दे। इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जो इनविजिबल हैं दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज जो होती हैं उसके आयात और निर्यात को हम अदृश्य मदें बोलते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते। जैसे आज इस पेंडेमिक में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है आपकी, और कोई इंडियन ट्यूटर है, टीचर है, जो फॉरेन में क्लासेस ले रहा है, यानी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, जिसके स्टूडेंट फॉरेन में हैं, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ। तो इसके बदले उसे पैसा तो मिलेगा, इसको बोलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। आपने लॉयर है, आपके पास डॉक्टर है, इनकी सर्विसेज कोई फॉरेन कंट्री हायर करती है, उसके बदले जो पेमेंट मिलेगा तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है। इस फैसिलिटी को कोई अवेल करता है फॉरेन कंट्री, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, तो ये कहलाएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, यानी अदृश्य मदों का निर्यात। सेम ऑन द अदर हैंड, व्हेन इंडियन पीपुल या इंडियन गवर्नमेंट borrow, hire the services of foreign doctor, engineer and other legal consultancy, सरकार ने बाहर की जो लीगल कंसल्टेंसी को हायर किया, डॉक्टर को हमने हायर किया, हमने टीचर हायर किया, हमने इंश्योरेंस को अवेल किया, बैंकिंग सर्विसेज को अवेल किया। यानी ये जो सर्विसेज फॉरेन की है, अगर हमारे यहाँ अवेल की जाती है तो उसके बदले आपको पेमेंट करना होगा, दैट इज नोन एज ए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो आप ये समझ गए कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम का मतलब होता है अदृश्य मदों का निर्यात व आयात। निर्यात क्या हुआ? जब कोई सर्विस हम फॉरेन कंट्री को प्रोवाइड करेंगे, और जब कोई सर्विस हम हायर करेंगे उसको हम इंपोर्ट कहेंगे। तो दूसरा आइटम हो गया इनविजिबल आइटम या सर्विसेज। तीसरा है यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसको बोलते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण। ट्रांसफर इनकम के बारे में नेशनल इनकम में आपने पढ़ा है कि वन साइडेड होती है, रेसिप्रोकल नहीं होती है, प्रोपोर्शनेट, आपको कोई बेनिफिट नहीं देनी है। यानी किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने आपको आर्थिक मदद कर दी, या आपके जो फॉरेन में लोग हैं, एनआरआई हैं, उन्होंने पैसा अर्न किया और अपने माँ बाप को सेंड किया अपने देश में, तो पैसे का इनफ्लो होगा, दैट इज क्रेडिट साइड। यानी इनफ्लो ऑफ मनी, पैसा कहां से आया? गिफ्ट के तौर पर आ गया। आपके देश में पॉवर्टी पर काम करने के लिए आ गया, एजुकेशन पर काम करने के लिए आ गया, हेल्थ पे काम करने के लिए, अगर किसी ने कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कोई फॉरेन कंट्री हो, उन्होंने आपको आर्थिक मदद कर दी जिसको वापस नहीं करना है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। आप
हमारे देश के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, अपने घर पैसा ट्रांसमिट करते हैं, रिमिटेंस जिसको हम बोलते हैं, रिमिट करते हैं पैसा, तो वो जो पैसा होगा उसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर रखेंगे, और जब पैसा बाहर से आएगा तो हम उसको क्रेडिट साइड में रखेंगे। और सेम यही हो सकता है, हम बहुत सारे देशों को आर्थिक मदद करते हैं, बहुत बार हमारे देश से बाहर गिफ्ट के तौर पर पैसा जाएगा। बहुत सारे ऐसे फॉरेनर होंगे जो इंडिया में स्टे करते हैं, इंडिया में रहते हैं, अर्न करते हैं, लेकिन पैसा रिमिट करते हैं अपने कंट्री को, पैसे का आउटफ्लो होगा, उसको हम डेबिट साइड में रखेंगे। तो मैंने पहले ही बात बता दी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पर आधारित है। डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों बैलेंस किया जाएगा, जो हमेशा बैलेंस होगा। तो जब पैसा आपके पास फॉरेन से आएगा आपका क्रेडिट साइड होगा, जब आपकी कंट्री से पैसा बाहर जाएगा वो आपका डेबिट साइड होगा, और इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है, आगे जिक्र करेंगे। तो मैंने बोल दिया कि तीन करंट अकाउंट में तीन मुख्य रूप से कंपोनेंट होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, और यूनिलेटरल ट्रांसफर। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर दोनों साइड का होगा, ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ट्रांसफर इनकम टू अब्रॉड, यानी बाहर से पैसा आपको मिल भी सकता है ट्रांसफर इनकम के तौर पर, यूनिलेटरल ट्रांसफर के तौर पर, एक पक्षी आय के तौर पर, और आप दूसरे देशों को पे भी कर सकते हैं। दूसरे अकाउंट के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट है? तो इसके मुख्य रूप से चार कंपोनेंट यहां पर हैं जिसके जिक्र करेंगे हम। पहला है एक्सटर्नल असिस्टेंस, कमर्शियल बारोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट मेड बाय NRIs। कैपिटल अकाउंट के चार मुख्य कंपोनेंट हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब है व्हेन गवर्नमेंट रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी मनी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट द सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी भारत के लोग या भारत में सरकार जब विदेशी संस्थाओं से या विदेशी सरकारों से सब्सिडाइज यानी कम कीमत पर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आर्थिक सहायता पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस बाहरी सहायता। वो सहायता क्यों हमने यहां पर यूज किया? क्योंकि वो सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, यानी पॉवर्टी पे काम करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट पर काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के लिए, हेल्थ पे काम करने के लिए तमाम ऐसी मदें हैं जिस पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक या और ऐसी संस्थाएं हैं जो समय समय पर देशों को मदद करती हैं। अगर ये पैसा हमें मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब इसके तहत पैसा आएगा, क्रेडिट साइड में होगा। अगर हमारे देश के द्वारा किसी अन्य पड़ोसी मुल्कों को एक्सटर्नल असिस्टेंस दिया गया, यानी कम ब्याज पर हमने उधार दिया, तो उसको हम डेबिट साइड पर रखेंगे। कॉमर्शियल बारोइंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस के अलावा एक दूसरा मद है कॉमर्शियल बारोइंग, यानी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गवर्नमेंट
या प्राइवेट सेक्टर बाहर से बारो करता है, उधार लेता है, सरकारें भी उधार लेती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी उधार लेती हैं, उन सब को हम कॉमर्शियल बारोइंग में रखेंगे, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बाहर से उधार लिया गया है। सेम उसी तरीके से हमारे द्वारा भी और हमारे लोगों के द्वारा भी विदेशी लोगों को या विदेशी संस्थाओं को या फॉरेन कंट्री को हम आर्थिक मदद के साथ साथ हम उधार भी देते हैं, कॉमर्शियल बारोइंग के साथ साथ कॉमर्शियल लैंडिंग भी करते हैं। तो जो लैंडिंग होगा वो हमारा डेबिट साइड में होगा, लेकिन जो बारोइंग होगा वो हमारी क्रेडिट साइड में होगी। तो हमने बोला कि दूसरा कंपोनेंट है कॉमर्शियल बारोइंग, तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट दो तरह का हो सकता है, एफडीआई के तौर पर हो सकता है और पोर्टफोलियो के तौर पर हो सकता है। एफडीआई के तौर पर जो पैसा आएगा या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो पैसा आएगा, कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा, वो क्रेडिट साइड में होगी। अगर उसी तरीके से हमारे देश के जो इन्वेस्टर हैं फॉरेन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आइदर दे आर इन्वेस्टिंग इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई, दैट इज नोन एज ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड दैट विल बी आउटफ्लो ऑफ मनी, और उसको हम डेबिट साइड में रखेंगे। यानी जब कोई विदेशी इन्वेस्टर हमारे देश में इन्वेस्ट करे, चाहे वो एफडीआई के तौर पर करे या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करे, वो हमारा क्रेडिट साइड में रखेंगे। जब हमारे देश के इन्वेस्टर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो हमारा डेबिट साइड में रखा जाएगा। अगला है डिपॉजिट मेड बाय एनआरआई, यानी जो विदेशी जो फॉरेन में रहने वाले भारतीय हैं, गैर निवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जिसको हम बोलते हैं एनआरआईज, वो अपनी सरप्लस अमाउंट इंडियन बैंक में डिपॉजिट अगर करते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट साइड। और इसी तरह से जो बाहर के रहने वाले लोग हैं वो अपने सरप्लस अमाउंट फॉरेन बैंक में अगर रखते हैं तो वो हमारा डेबिट साइड होगा। तो बेसिकली जो कैपिटल अकाउंट है, इट्स अफेक्ट द लायबिलिटी एंड एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की जो एसेट्स और लायबिलिटी को जो अफेक्ट करता है, सरकार की देयताएं और परिसंपत्तियों, विदेशी देयताएं और विदेशी परिसंपत्तियों को जो प्रभावित करते हैं, उसको हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, इसलिए अगला जो है जो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं और उसके आगे का लेक्चर हम अगले पार्ट में देखेंगे।